दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसको सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। 4 बेटों ने मिलकर अपने बाप का सौदा कर दिया और 4 बेटों ने मिल के अपने बाप को बेच दिया। और उस बूढ़े बाप को खरीदा किसने? उसकी क्या मजबूरी होगी, किसकी वजह से उसने पैसे डाल के, पैसे दे के किसी और के बाप को खरीद लिया? भाई, ऐसा कहीं नहीं होता है। ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। उस व्यक्ति की क्या मजबूरी रही होगी जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को खरीद लिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस कहानी को सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। बस थोड़ा सा समय निकालिए। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा जो हौसला है वो बढ़ते रहे। दोस्तों, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम रहता है सूर्यकांत। सूर्यकांत के पास बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी संपत्ति थी, हर जगह पर उसकी चलती थी। और गांव के मुखिया माने जाते थे और जमींदार माने जाते थे। बड़ा ही तेवर था उनका। सूर्यकांत के अंदर फैसला करते थे, न्याय देते थे। लोगों को किसी के साथ भी गलत जो होता था तो उसको रोकते थे, गलत चीज़ों को सहन नहीं करते थे। और उन सूर्यकांत के 4 बेटे हुए करते थे। उनकी पत्नी भी थी और बड़ी अच्छी ज़िंदगी कट रही थी। सूर्यकांत पैसा में बहुत ज़्यादा था, संपत्ति भी उनके पास बहुत ज़्यादा था, सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। और सूर्यकांत ऐसे थे, जहाँ भी आते थे जाते थे लोग खड़े हो जाते थे। और जब सूर्यकांत अपने घर पर आते थे तो घर का माहौल ऐसा बन जाता था जैसे घर में कोई बब्बर शेर घुसा। दोस्तों, यूं ही समय कटता जाता है और 4 बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं। और सूर्यकांत बारी बारी करके अपने बेटों की शादी कर देता है। घर में 4 बहुएं भी आ जाती है। इसके बावजूद भी जो सूर्यकांत थे वो घर में आते थे तो बहू बेटा किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सूर्यकांत के सामने कोई कुछ बोल दे। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सूर्यकांत के भी समय ढलते जाते हैं और बच्चे नाती पोते बड़े होते जाते हैं। मतलब परिवार बढ़ता जाता है और नाती पोते भी होते जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि सूर्यकांत की ज़िंदगी का पत्नी का उनकी जो पत्नी होती हैं उनका देहांत हो जाता है। और जब सूर्यकांत की पत्नी का देहांत हो जाता है तो मानो सूर्यकांत को एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और सूर्यकांत वहीं से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और उनकी जो पत्नी चली गई इस दुनिया को छोड़ के, अब सूर्यकांत की जिम्मेवारी उनके 4 बच्चों पर आ गई। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करते थे सूर्यकांत। लेकिन फिर भी जब पत्नी होती थी तो वो चीज़ अलग बात होती है। जब पत्नी नहीं होती है, पति पत्नी में अलग एक भी बिछड़ जाता है, कोई भी एक अलग हो जाता है तो वो चीज़ थोड़ी अलग सी लगने लगती है और हम किसी और पर निर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, समय गुजरता है और उस दिन के बाद क्या होता है कि सूर्यकांत की भी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगती है। और सूर्यकांत अपने बेटे को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं कि बेटा, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम सही हैं और आप सभी लोग मेरी सेवा करते हैं, आप सभी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कुछ चीज़ें, कुछ ज़मीन, कुछ प्रॉपर्टी हम तुम लोगों के नाम करवा दें और तुम लोगों को बता दें कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी खेत कहाँ पर है, कौन सा संपत्ति कहाँ पर है। पता नहीं मेरी ज़िंदगी का कब क्या हो जाए और तुम भटकते रहो, घूमो कोर्ट कचहरी के चक्कर में। मुझे सब कुछ मालूम है कि कहाँ पर कैसे होता है। कुछ ज़मीन अपने नाम रखे होंगे, मकान अपने नाम रखे हैं, बाकी जो ज़मीन है हमारी दूर दूर है वो हम सभी के नाम करवा देते हैं। दोस्तों, बेटे कहते हैं कि पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे पिताजी वैसा आप कीजिए।
पिताजी ने वैसा ही किया। पिताजी को ऐसा लग रहा था कि बेटे तो मेरे अच्छे ही हैं, मेरी बहुएं भी अच्छी है और नाती पोते सब अच्छी है। ज़मीन आप जी मतलब इस नाम सही सही इन लोगों के नाम करवा देते हैं, नहीं तो मेरे बेटे को पता भी नहीं चलेगा, कोई हड़प लेगा या मेरी ज़मीन को। दोस्तों, सूर्यकांत अपनी ज़मीन को भी अपने 4 बेटों के नाम करवा देते हैं और थोड़ी ज़मीन बस जाती है वो अपने नाम रखते हैं और घर जो था वो भी अपने नाम रखते हैं। और समय बीतता है, बेटे बहुएं बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करते हैं और सूर्यकांत की बात भी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि वक्त बदलते देर नहीं लगता है। अब जब सूर्यकांत के जो बेटे थे उनके नाम ज़मीन हो जाती है तो उनके मन में ये चलने लगता है कि ये जो ज़मीन है पिताजी के नाम है और ये जो घर है पिताजी का नाम है। अगर लगे ये भी कर देते तो हमारी तो ख़त्म हो जाती। कहाँ बाद में इतनी सी ज़मीन के पीछे भागेंगे, घूमेंगे, कोर्ट कचहरी, इधर जाओ उधर जाओ, तहसील जाओ। अगर साथ में करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चारों भाई ये बात आपस में मिल के करते हैं और चारों भाई यही सोचते हैं कि हाँ, ऐसा ही करते हैं, सही रहता है। पिताजी ने ऐसा क्यों नहीं किया, इतनी ज़मीन और घर क्यों छोड़ दिया और फिर इनके लिए हम बाद में भटकते रहेंगे, घूमेंगे। दोस्तों, ये विचार बनते हैं कि पिताजी से कहा जाए कि पिताजी ये भी ज़मीन मेरे नाम आप करवा दो और आप सब कुछ जानते हो, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। मेरी ज़मीन कौन कहाँ पर है तो हमें सब कुछ बता दो और मेरे नाम करवा दो। हम आपकी कद्र करते हैं, आपको क्या चाहिए। दोस्तों, हिम्मत नहीं पड़ती है पिताजी से कहने के लिए। समय गुजरता है लेकिन उन चारों के दिमाग में यही चीज़ घूमते रहती है, चलते रहती है। तो वो पिताजी से कैसे कहे, पिताजी से कह दे, पिताजी ऐसा कर दे। दोस्तों, कहते हैं ना, जो चीज़ दिमाग में चलती रहती है तो किसी न किसी दिन बाहर आ ही जाती है। बेटा बहुओं खूब सेवा करते थे, दिन रात पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे। समय गुजरता है और एक दिन बेटा और बहुओं पास में बैठ जाते हैं और उनके जो 2 बड़े बेटे थे वो अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी हम आपकी सेवा तो कर ही रहे हैं, आपकी सेवा में कोई कमी तो नहीं है, सुख तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हारी से। तो फिर उन सूर्यकांत कहते हैं कि तुम्हारी सेवा में क्या कमी है, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पिताजी, आपको पता है जो कोर्ट कचहरी की बात है, तहसील की बात है, दुनियादारी, ये सब आपको पता है और हम ये चीज़ नहीं जानते हैं। हम ये सोचते हैं कि जो ज़मीन आपके नाम है, जो घर आपके नाम है, ये भी अगर हम सब लोगों के नाम आप करवा देते हैं तो हम इन चीज़ों से फुर्सत हो जाते हैं और हम कहाँ वकील अदालत करते घूमेंगे। आप अपने सामान रखवा देते हैं तो अच्छा रहेगा। पिताजी से जब ये बात कहते हैं बड़े आराम से, तो पिताजी 2 भाई, जो भाई रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। पहले तो क्योंकि पिताजी की इतनी सी जो भाई हो रही थी और सेवा भाई मेरे इसलिए हो रही थी कि घर और कुछ ज़मीन पिताजी के नाम थी। सूर्यकांत ने ये बात सुनी तो सूर्यकांत सहमति जता देते हैं और हंसने लगते हैं कि अरे भाई, चलो हम करवा देते हैं, ये तो तुम पहले ही बोल देते, मेरे दिमाग में खुद ही आ रही थी, बस बात ऐसा हम कर रहे थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा कर देते हैं और ये सब कुछ करवा देते हैं ताकि तुमको परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। सूर्यकांत को ये लग रहा था कि मेरी तो इतनी सेवा हो ही रही है, मेरा बेटा बहू इतने अच्छे हैं। दोस्तों, सूर्यकांत ने उसके जो नाम की ज़मीन बची हुई थी वो अपने बेटों के नाम करवा ही देते हैं और अपने बेटों के नाम करवा दिया कर घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है, चारों बेटा बहू अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। वही सरकार, जिनके घर, जो सूर्यकांत थे, जिनके घर आने से मक्खी नहीं भनकती थी, ऐसा लगता था कि भाई कोई जंगल का शेर आ गया हो। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सूर्यकांत के सामने बोलने की,
लेकिन यही बेटा डरते थे और अपने पिताजी के सामने आने से, और जैसे ही पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटों के नाम करवा दिए, बेटों ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। बात ये तो ताने मारना शुरू कर दिया। सेवा सेवा तो डेली होती थी, पैर दबाते थे, सर दबाते थे, सब बंद हो गया। जब पिताजी कहते हैं कि मेरे पैर दबा दो, यही बेटा कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, और कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पैर दबाने के लिए बैठे हुए हैं क्या। जो बेटा अभी तक बहुत संस्कारी थे, बहुत समझदार थे, वो बेटा पल भर में बदल गए और दिमाग ख़राब कि ये क्या हो गया, मुझे तो इसका बिल्कुल आभास ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, सूर्यकांत की स्थिति खराब होती जा रही थी और बहू और बेटे के तेवर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ तक कि समय ऐसा आ गया कि सूर्यकांत के सामने वो रोटी तक लेने के लिए मोहताज हो गए। 2 रोटी भी उन्हें नसीब नहीं होती थी। सूखी रोटी उनको मिलने लगी और थाली में उनको खाना मिलने लगा। वही बेटे वही उनका मजाक बनाने लगे और उनसे कहते थे कि सीधा बैठा रहा, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे, सीधा से 2 पैसे की इज्जत नहीं है। सूर्यकांत पछताते रहे, रोते रहे और अपनी पत्नी को याद करते हैं। सोचते हैं कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, मैंने क्यों भरोसा कर लिया इन पर। मेरे नाम थोड़ी सी ज़मीन प्रॉपर्टी थी, मैंने वो भी इनके नाम कर दी, इसीलिए इन्होंने मुझे अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया। और जब भी सूर्यकांत कहते हैं कि बेटा मुझे नहलवा दो, मेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुंचते हैं, तो बेटा कहते हैं तू मर क्यों नहीं जाता, हम कहाँ तक तेरी सेवा करेंगे, बुढ़िया तो मर गई, अब यहाँ तक बेटा तुम्हें। तो वो बेटा बोलता है परेशान करने के लिए मर जाता तो अच्छा रहता। सूर्यकांत बहुत रोते हैं दोस्तों। ऐसे बेटों को अपनी जो ज़िंदगी काटते, कभी नहा पाते नहीं, कभी पाते थे, कभी पैर चलते नहीं थे। एक दिन उसी गांव में सूर्यकांत के दरवाजे पर एक दूसरे गांव का व्यक्ति, जिसका नाम प्रदीप होता है, वो आता है और वो पूछता है कि भाई यहाँ पे किसी की गाय तो नहीं है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं कहता है कि यहाँ पे गाय है। और जब सूर्यकांत के बेटों से पूछा गया कि आपके यहाँ तो गाय नहीं है, हम गाय खरीदना चाहते हैं, तो सूर्यकांत के बेटे हंसते हुए कहते हैं 2 खड़े हुए थे भैया, गाय तो नहीं है, इस बूढ़ा को ले जाना चाहो तो ले जाओ। मतलब एक मजाक के मोड़ पर जब ये बात कही तो वो व्यक्ति प्रदीप नाम का जो था, वो जब ये बात सुनता है तो टकटकी लगा के सूर्यकांत को देखता है और उनके बेटे को देखता है कि बेटे कैसे बोल रहे हैं। दोस्तों, कुछ देर तक तो वो प्रदीप जो था वो सोचता रहता है कि इसके बाद में वो कहता है सूर्यकांत के बेटे से कि क्या सच में तुम अपने पिताजी को बेचना चाहते हो। तो बेटे कहते हैं कि हाँ बेचना चाहते हैं, ले लो। तो प्रदीप कहता है सत स्वर में कीमत बताओ, कितनी कीमत है तुम्हारे पिताजी की। तो बेटा है सोच ही रहे थे, मजाक कर रहे थे और कहने लगे कि 10,000 रुपया है तो ले जाओ इनको। उनको नहीं पता था कि जो प्रदीप है वो था इस बात को सीरियसली ले रहा था और प्रदीप के पास में पैसे थे। प्रदीप कहता है ठीक है, आप सभी लोग सलाह मशवरा कर लो, इसके बाद हम इनको खरीद लेंगे, मुझे ज़रूरत है। दोस्तों, ये चारों भाई आपस में सलाह मशवरे करते हैं कि ऐसी बात तो भाई छोटे वाले कहते हैं कि हाँ दे दो, अगर वो बोल ले रहा है तो ले जाए, कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसका हम करेंगे, क्या परेशान करता है। यहीं पर थूक थूक के रखता है। दोस्तों, बेटा और बहू ने मिलकर अपने पिताजी का सौदा कर दिया और 10,000 रुपये में बेच दिया। अपने पिताजी को जब सूर्यकांत चीज़ देखते हैं, नज़ारा देखते हैं, तो उनकी आंखों में आंसू नहीं रुकते हैं। आज मेरी हालत जानवरों से भी बदतर हो गई है, जानवरों की तरह मेरे बेटों ने मुझे बेच दिया। जब पैसे दे देते थे, प्रदीप उनके बेटों को कहते हैं बाबा चलिए मेरे साथ में, मैंने आपको खरीद लिया है। सूर्यकांत कुछ नहीं बोलते हैं। सूर्यकांत देखते ही
मेरे बेटे ने पैसे ले लिए और सूर्यकांत अपना थोड़ा बहुत सामान उठा लेते हैं और चल देते हैं प्रदीप के साथ में। आँखों में आंसू और चलते जाते हैं। प्रदीप अपने घर पर लेकर पहुंचता है। सूर्यकांत को अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी का नाम देवयानी था। देवयानी, ये देखो बाबा, हम इनको लेके आए हैं खरीद के। आज हमारे साथ में रहेंगे, ये हमारे बाबा हैं, हम इनकी सेवा करेंगे। जो प्रदीप की पत्नी थी देवयानी, वो एक भक्ति भाव स्वभाव की थी, भगवान पर सेवा सत्कार बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी और पैर छूती है बाबा। सूर्यकांत और बड़े आदाब के साथ में बैठते हैं, बिठाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, उनके लिए एक अच्छा सा बिस्तर लगाया जाता है, तकिया लगाई जाती है। प्रदीप कहते हैं कि बाबा, तुमको बिल्कुल भी किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज से तुम उनके लिए नहीं हो, हमारे हो। हम तुम्हारी सेवा करेंगे, किसी चीज़ की तुम्हें कमी नहीं होने देंगे। अच्छा से खाना आता है सूर्यकांत के सामने। सूर्यकांत जब खाना खाते हैं और ताज़ा से उसकी आँखों से पोंछ आंसू है वो ऐसे ही नहीं रुकते रहते हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया था और वो खाना खाते हैं और वो पति पत्नी दोनों पैर दबाते हैं। सूर्यकांत को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये ज़िंदगी मेरी अचानक से चेंज कैसे हो गई, ये समय कैसे मेरी ज़िंदगी में आ गया। सूर्यकांत बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो दोनों पति पत्नी को, प्रदीप और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देते हैं और सूर्यकांत से कहते हैं, प्रदीप जो रहता है वो सूर्यकांत से कहते हैं कि बाबा चलो हम आपको मेला घुमा के लाते हैं, और मेला में ले जाता है और सूर्यकांत और प्रदीप कि बाबा तुमको जो यहाँ पर पसंद आए वो तुम ले लो, चीज़ तुम्हारी है। तो सूर्यकांत कहते हैं कि बेटा वैसे हम ये क्या लेंगे, मेरी एक ही इच्छा थी घड़ी लेने की, अगर यहाँ पर घड़ी मिल जाए तो मेरे लिए। तो प्रदीप सूर्यकांत के लिए घड़ी ले लेता है दोस्तों। तभी प्रदीप देखता है कि बाबा एक झूले की तरफ देख रहे हैं, जो झूला चल रहा था। प्रदीप को ऐसा लगा कि बाबा का मन हो रहा है झूला झूलने के लिए। प्रदीप ने कहा कि बाबा झूला झूलना चाहते हो, लेकिन सूर्यकांत मना कर देते हैं। सूर्यकांत को ऐसा लगता है कि हम झूला झूलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन प्रदीप उनकी जो भावना थी समझ गए। प्रदीप ने कहा कि बाबा झूला झूलो, हम तुमको झूला लाते हैं। दोस्तों प्रदीप सूर्यकांत को झूला लाते हैं और बड़े अच्छे से तरीके से हिला हिलाकर वो घर वापस आते हैं और घर पर पत्नी ने अच्छा सा खाना बना दिया और सूर्यकांत को दे दिया। सूर्यकांत कहते हैं कि बेटा हम मेला से बहुत सारी चीज़ें खा के आए हैं, प्रदीप ने मुझे खिलाई है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, आप सभी लोग खा लो। लेकिन फिर भी प्रदीप उसको खाना खिलाता है, ज़बरदस्ती की थोड़ी सी खा लो। जब दोस्तों सूर्यकांत सारी चीज़ देखते हैं तो रोते हुए कुछ ऐसे स्वर में बोलते हैं, कहते हैं बेटा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे क्यों खरीदा। भाई लोग अपने पिता को तो खाना नहीं देते थे, लेकिन तुम्हारे सामने ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने मुझे खरीद कर, मुझे इसका कारण बता दो। तब प्रदीप कहते हैं कि बाबा मेरी ज़िंदगी में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसका पश्चाताप करने के लिए मैंने आपको खरीदा है। सूर्यकांत चकित रह गए कि तुमने कौन सी भूल कर दी। प्रदीप कहता है कि बाबा आज से लगभग 10 साल पहले मुझसे ऐसा हुआ था कि मेरे पिताजी तो थे, वो मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे और हम लोग अच्छे से रखते थे, लेकिन उस दिन बाद मेरे पिताजी को बहुत तेज़ खांसी आने लगती है। पिताजी को मैंने इलाज भी करवाया, दवा भी दिलाई, लेकिन पिताजी को कोई भी आराम नहीं हुई थी। और आज के 10 साल पहले दिमाग भी कुछ इस मतलब ऐसा कहते हैं ना कि समय के साथ दिमाग भी इंसान का खुलता जाता है। उस समय
वो चीज़ नहीं समझ में आई थी बाबा। मेरे पिताजी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और खांसी उन्हें इतनी बढ़ रही थी कि रात में ही मुझे नींद नहीं आई। हम रात भर सो नहीं पाए थे और मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आई कि आज बाबा को हम ऐसी नींद को गोली इतनी खिला देंगे कि पूरी रात सोते रहेंगे। कल हम पूरी रात जाग के मैंने काटी, सो नहीं पाए थे और दिमाग मेरा सन्न रह गया। इतनी वजह से हम सो नहीं पाए। आज इनको नींद की गोली खिलाएंगे। और बाबा हम बाज़ार गए और 4 नींद की गोली ले आए और चारों नींद की गोली मैंने एक साथ अपने बाबा को खाने में दे दी। इस उद्देश्य से आज बाबा सोते रहेंगे तो हम सो लेंगे। बाबा मैंने चारों गोली अपने पिताजी को खिला दी। पिताजी मेरे ऐसे सो गए कि वो फिर कभी दोबारा नहीं उठे। मैंने अपने पिताजी को मार डाला और मैंने अपने हाथों से, मुझ पर पाप लगा हुआ है। और ये बात कह के प्रदीप ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि बाबा मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैंने अपने पिताजी को पाऊँ। और आज जब तुम्हारे बेटों ने कहा कि इस बूढ़े को ले जाओ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपकी सेवा करूं तो शायद मेरे बाबा मुझे माफ़ कर देंगे। मेरे बाबा की छवि मुझे आप में दिखाई दी, इसीलिए मैंने आपको ख़रीद लिया। अब बाबा मुझे ये बताओ, हम आपकी सेवा करेंगे, मेरे पिताजी खुश तो हो जाएंगे। दोस्तों, जब सूर्यकांत ये बात सुनते हैं तो वो भी रोने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा आज मैं क्या बोलूँ, तुमने इतनी सेवा ऐसे मुझे लेकर आए हो, मेरी सेवा कर रहे हो। तुम्हारा जो गुनाह था वो कैसे माफ़ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा कैसे खुश नहीं होंगे। तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तुमने इतना अच्छा सोचा। एक मेरे 4 बेटे हैं, मिलकर मुझे नहीं रख पाए, तुम अकेले मुझे रख लोगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। दोस्तों, प्रदीप ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ में सूर्यकांत की सेवा करता है और सूर्यकांत बहुत अच्छे से रहते हैं और अच्छा खाना खाते हैं और अच्छे बिस्तर पर सोते हैं, नहलाते हैं और अपने हाथ से प्रदीप नहलाता है। और ऐसे ही दिन गुजरता जाता है। कुछ समय गुजरता है, उसके बाद में जो भी सूर्यकांत के उनके चारों बेटे आते हैं कि देख ले चल के बूढ़ा मरा कि जिंदा है, और कहते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि मेरे बाप को खरीद के लाए थे, वो जिंदा है कि मर गया। तो प्रदीप की पत्नी आती है और उनको डांट के अपने दरवाजे से भगाती है और सूर्यकांत भी पीछे से आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, वो पिताजी मेरे हैं। और मेरे पिताजी के बारे में इस तरह बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस दिन तुमने अपने पिताजी को बेच दिया था वो पिताजी तुम्हारे उसी दिन से तुम्हारे नहीं रहे, मेरे हो गए। चारों बेटे ऐसे वापस चले आते हैं मुंह बल खा के, और सूर्यकांत जो थे वो भी डांटते हैं और कहते हैं कि मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ। दोस्तों, कुछ समय के बाद सूर्यकांत का देहांत हो जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। और प्रदीप सूर्यकांत का अंतिम संस्कार बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अफसोस कि भगवान आप मुझे माफ़ कर देना, जो भी मैंने गलती की है इस तरह की, किसी और के बाप को किसी और के बेटों ने रखा, सेवा की और अंतिम संस्कार अच्छे से किया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या बेटे और बहू को ऐसा करना चाहिए? क्या सीख मिलती है? आप लोग इससे क्या सीखें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी जो वीडियो है वो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।